हेलो एवरीवन, वेलकम टू यमुना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की। रियल एस्टेट सेक्टर में रिवर्सल काफी टाइम से पेंडिंग है, बट क्योंकि हमें पता है कि ये रिवर्सल आने वाला है तो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आई नो कि आप सब लोग बहुत कंफ्यूज होंगे। तो इस वीडियो की हेल्प से हम समझेंगे कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो कि रियल एस्टेट स्टॉक्स को चूज करने में हमें करेंगे हेल्प। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली रियल एस्टेट मॉडल जो है ना, उसका जो बिजनेस है वो वर्क कैसे करता है। देखो, रियल एस्टेट कंपनीज में तीन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मॉडल्स रहते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास डेवलपर्स, यानी कि उसको जो कंस्ट्रक्ट करते हैं। दूसरा आता है रेंटल्स, जब हम प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं। एंड तीसरा आता है हाइब्रिड, यानी कि इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है कि प्रॉपर्टीज कितने तरीके की होती हैं। देखो, चार प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है कमर्शियल, एक होती है रिटेल, हॉस्पिटैलिटी एंड रेजिडेंशियल। कमर्शियल, रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी में से हमें रेंटल और लीज दोनों से ही इनकम जनरेशन होती है, लेकिन रेजिडेंशियल से हमें कभी भी इनकम जनरेशन रेंटल या लीज के बेसिस पर नहीं होती। वो तो जब आप पूरी प्रॉपर्टी को एज एन इन्वेंट्री सेल करते हो तभी होती है। तो ये तो हो गया कि इनकम कैसे जनरेट करती हैं रियल एस्टेट कंपनीज। अब आता है कि इनके एक्सपेंसेस क्या है जो हमें पता होनी चाहिए। एक्सपेंसेस में देखो, सबसे बड़ा इनके पास एक्सपेंस आता है लैंड को एक्वायर करना, लैंड एक्विजिशन, फिर उनकी रजिस्ट्रीज एंड वो सब चीजें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये सारी जो चीजें हैं वो मिला के इनकी एक्सपेंस को काफी ज्यादा बढ़ा भी देती हैं। अब बात आती है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका हमें पता कैसे चलता है। देखो, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो डिपेंड करती है कि रिटेल रेट्स क्या हैं और कौन सी जगह पे हो आप। क्योंकि जितना मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी उतना ज्यादा रेट्स हाई होंगे, एंड जितना लोकल टाउन्स होंगे उतना ज्यादा रेट कम होंगे। नेक्स्ट अब हम हमारे सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर हम बात करेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स की जो इस बिजनेस की है। तो उसमें सबसे पहला तो हमारे पास आता है एसेट हैवी बिजनेस। एसेट हैवी बिजनेस मतलब कि जो भी इसमें हम मशीनरी यूज कर रहे हैं, लैंड एक्वायर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वाली चीजें कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा एसेट है, यानी कि उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कैश एज अ लोन या ऑपरेशन करने के लिए चाहिए होता है। और क्योंकि ये एसेट हैवी है, सो सेकंड पॉइंट वही इसको बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव भी बनाता है। बिकॉज ये सभी ही चीजें खरीदने के लिए या उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उन ऑपरेशंस को रनिंग रखने के लिए आपको कैश भी बहुत ज्यादा चाहिए। एंड इस इंडस्ट्री की बैकबोन होती है इसके लेबरर्स, क्योंकि जितने स्किल्ड, जितने अच्छे लेबरर्स होंगे, एफिशिएंट होंगे, जो आपको काम टाइम पे कर देंगे, उतना ही बेनिफिट होता है। बिकॉज ऑफकोर्स किसको खुशी नहीं मिलती है अगर उसको वक्त से पहले अपनी प्रॉपर्टी मिल जाए। होता कम है, बट देन खुशी तो ऑफकोर्स होती ही है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड एंड सप्लाई। जिस भी एरिया में आपकी वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है या एग्जिस्ट करती है, वहां के गवर्नमेंट के लॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने अभी रिसेंटली देखा, रेरा जब से आया तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के लिए बहुत सारी उनको चीजें देखने को मिली, चेंजेस देखने को मिले। तो ऐसे ही अगर उन्होंने कोई भी रेट्स में गवर्नमेंट ने चेंजेस करे हैं तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट इन कंपनीज पर पड़ता है। फिर आता है साइक्लिकल बिजनेस। ऑफ कोर्स ये साइक्लिकल है बिकॉज हमें पता है कि कितने टाइम से जो एक बूम है वो इस इंडस्ट्री में आना पेंडिंग है, कब से ये डाउन उसमें ही चल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है लिक्विडिटी। अब आपने अगर कोई लैंड या कोई घर या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली है, उसको बेचना बहुत मुश्किल होता है। इट इज नॉट लाइक अ वन डे जॉब, तो इसमें लिक्विडिटी का रिस्क हमेशा ही रहता है। अब हम बात करते हैं कि जब हमें स्टॉक्स को चूज करना है तो कौन से पैरामीटर्स हमें देखने चाहिए कि मैं ये स्टॉक लूं या ये स्टॉक लूं। तो सबसे पहला तो आता है हमारा रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट। इसका मतलब ये होता है कि एक पर स्क्वायर फीट से हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया दैट इज सोल्ड। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम ले रहे हैं ओबरॉय रियलिटी का। ओबरॉय रियलिटी एक बाय कॉल नहीं है, इट्स जस्ट दैट टू गिव यू एन एग्जांपल कि हम कौन से पैरामीटर्स की बात करें और वो कौन से कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं ओबरॉय रियलिटी की बात करूं तो उनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट इज 14,957, यानी कि एक स्क्वायर फीट उनको 15,000 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। ऑफ कोर्स ये जितना ज्यादा हो उतना ही ज्यादा बेटर होता है। एंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज, खासतौर पर जैसे मुंबई जैसा एरिया है, वहां पर ये रेट्स हमें और भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। सेकंड आता है हमारे पास ऑक्यूपेंसी रेट। ऑक्यूपेंसी रेट इज जितना हमारे पास अवेलेबल एरिया है उसमें से कितना ऑक्यूपाई हो चुका है। तो उस केस में ओबरॉय रियलिटी के केस में द नंबर इज 88.12%। ऑफ कोर्स ये भी जितना हायर हो उतना बेटर होता है, बिकॉज ये जितना ज्यादा होगा हमारे मार्जिन उतने ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। थर्ड हमारे पास आता है एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब कि ऑफ कोर्स आपने लैंड तो बहुत ज्यादा एक्वायर कर लिया, लेकिन उसमें से कितने लैंड पे आपने कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनीज बस कंस्ट्रक्ट ही कर रही है, फाइनल प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रही, तो वो भी यू नीड टू इंश्योर कि वो बैलेंस मेंटेन रहे। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से होने वाले हैं। तो ओबरॉय रियलिटी की केस में जो इनके एसेट अंडर कंसंट्रेशंस जनरली रहते हैं वो हैं 4.5 करोड़ पर स्क्वायर फीट के।
ऐसा नहीं है कि ये रेशो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, जितनी डिमांड एंड सप्लाई की डिपेंडेंस होती है उस हिसाब से बैलेंस होना चाहिए। एज आई ऑलरेडी सेड, ऐसा नहीं है कि आप बस सब चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन ले लो लेकिन लोगों को डिलीवरी लेट कर दो व्हेन द सप्लाई इज, मतलब व्हेन द डिमांड इज मोर। डिमांड ज़्यादा है तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है वैसे वैसे लोगों को डिलीवर भी करना चाहिए। अब हम आते हैं कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स को डिस्कस करने के लिए जो आपको हेल्प करेंगे टू चूज कि कौन सा स्टॉक बाय करना है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन इज बेसिकली कि अपने कोर ऑपरेशन से वो कितना ज़्यादा बिजनेस जो है वो जनरेट करके लाते हैं। तो ओबेरॉय रियलिटी के केस में 47.9% है उनका ऑपरेटिंग मार्जिन। जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन हो उतना बेटर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी कि हम कितने प्रॉफिट्स को क्रिएट कर पाते हैं, तो इसके केस में ओबेरॉय रियलिटी हैज़ अ 32.66% का नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये भी जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है। यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो गोदरेज प्रॉपर्टीज operates at a negative margin, so that's not really good. फिर आता है हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशो। ऑफ कोर्स जिस बिजनेस में ये है, जितना एसेट हैवी है, जितना कैपिटल इंटेंसिव है, इनके केस में डेट्स बहुत ज़्यादा रहनी होती ही होंगी। बट यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि डेट अगर 2 या 3 से ज़्यादा है तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द कंपनी, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रीपेयर विद देयर डेट्स with the amount of operations, यानी कि constructions, the land that they are acquiring, मतलब उनको उतना रिटर्न नहीं आ रहा। बट इसके केस में ओबेरॉय रियलिटी में 0.22 का रेशो है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, और ये जितना कम हो उतना ही बेटर है। और मैं ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ कि हमने जो कैपिटल एम्प्लॉय करी उस पर हमें कितना रिटर्न आया, तो ओबेरॉय रियलिटी के केस में द नंबर इज 6.78%, विच इज़ वेरी कमेंडेबल। जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है। आई नो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बात तो ठीक है, बट फिर भी अगर हमें स्टॉक जानना हो, हम कौन से स्टॉक्स में, हम व्हाट स्टॉक्स वी आर कीपिंग ऑन रडार, तो उसके लिए प्लीज़ बी पार्ट ऑफ अ मॉडल पोर्टफोलियोज। यूज़ करें ये कूपन कोड जहाँ पे आपको मिलेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट्स, एंड ये पता चलेगा नॉट ओनली कि हम कौन से रिटेल स्टॉक में लोगों को एडवाइस करते हैं टू बी इन्वेस्ट इन, बट ऑल्सो कितना % आपको अपनी कैपिटल का टुवर्ड्स दैट रियल एस्टेट स्टॉक देना चाहिए। तो उसके लिए प्लीज़ हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को ज़रूर देखें। लास्टली हम आते हैं कि इस इंडस्ट्री के मोड्स क्या होते हैं। तो देखो, जितना अच्छा ब्रांड नेम है, ओबेरॉय है, DLF है, और भी बहुत से हैं, जितना अच्छा ब्रांड नेम है आपकी उतनी ही ज़्यादा एक करेक्शन बनता है उनसे, एंड द कंपनी इज ऑल्सो रिकग्नाइज दैट। दूसरा आता है दैट डिमांड फॉर रियल एस्टेट। कभी कभी रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ज़्यादा बूम करती है, कभी एकदम ठंडी पड़ जाती है, तो उस टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना विल मेक मोर सेंस। तीसरा हमारे पास आता है इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एमेनिटीज एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स। जैसे जैसे लोगों के नीड एंड टेस्ट चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही इनकी कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी भी चेंज होती है। फिर हमारे पास आता है कि एवरी टाइप ऑफ रियल एस्टेट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स। अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में जिस तरीके का रेवेन्यू आता है दैट इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर डिफरेंट देन रिटेल या हॉस्पिटैलिटी में कैसा आता है। तो उसके लिए बी वेरी श्योर कि आप कौन से रियल एस्टेट सेक्टर या कौन से रियल एस्टेट स्टॉक को चूज करना चाहते हैं, बिकॉज कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए यू विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ स्टॉक्स। बट अगर आप हॉस्पिटैलिटी में देखोगे विच इज होटल बिजनेस, तो उसमें भी स्टॉक्स काफी अलग होंगे। हो सकता है होटल बिजनेस ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा, बिकॉज जब भी लोग वेकेशन के लिए जाते हैं तो उस सेक्टर में हमें काफी अच्छा बूम देखने को मिलता है। सो इन व्हाट पार्ट ऑफ दीज रिटेल सेक्टर यू वांट टू इन्वेस्ट इन, उसके लिए भी आपको आपकी इन्फॉर्मेशन और भी ज्यादा क्लियर रखनी चाहिए। और अगर इजी वे चाहिए तो मॉडल पोर्टफोलियोज आपके पास है ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।